जय हिंद। आज हम लोग लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उपस्थित हैं। बड़े ही प्यारे क्वेश्चन हैं। हम लोग आज इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे और सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। अपने रिश्ते को उस ताले जैसा बनाओ, अपने रिश्ते को उस ताले जैसा बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर है, लेकिन किसी दूसरे चाबी से खुलना मंजूर नहीं। आज का जो दौरे चल रहा है, दौरे ज़माना, इसमें कोई भी ताला किसी भी चाबी से खुल जा रहा है और हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता रुका ही नहीं। जब आपका रिश्ता किसी और चाबी से खुल गया तो कैसे रुकेगा। तो अपने रिश्ते को ऐसा बनाइए उसे अपनी चाबी की ज़रूरत हो, किसी दूसरे की चाबी की नहीं। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है। आइए हम लोग टॉपिक की तरफ वापस आते हैं अपने और अपने टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन और वो पहला क्वेश्चन ही आपसे मैं कर रहा हूँ कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ संस्कार। ठीक है, बहुतों का डिमांड था कि क्वेश्चन जो है कि बाइलिंगुअल हो, तो कोशिश हमने किया है, एक प्रयास कर रहा हूँ कि बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिया जाए जिससे सबको आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ संस्कार। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 10, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 12, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 15 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 16। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताइए कि कितने संस्कार हैं। क्योंकि अगर हिंदू धर्म में संस्कार की संख्या कितनी होती है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो इससे हम लोगों का इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे आंसर क्या दिया है। चलिए, तो आगे आंसर हम लोग देख लेते हैं कि डी सही है हम लोगों का। महर्षि वेद व्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। 16 संस्कारों का वर्णन विस्तृत माफ़ी करिएगा, 16 संस्कारों का वर्णन स्मृति ग्रंथों में मिलता है। ठीक, 16 संस्कार इस प्रकार हैं। तो पहला है कि देखिए गर्भाधान। ठीक है, गर्भ जब धारण हो जाता है तब से लेकर और अंत्योष्टि तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये 16 संस्कार गिने जाते हैं। तो ये हमारा शुरू के संस्कार हैं और ये लास्ट का। ठीक है, फिर है पुंसवन, फिर है सीमांतोन्नयन, फिर है जात कर्म, फिर है नामकरण, फिर है निस्मरण, फिर है अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकरण, फिर कर्ण छेदन, फिर विद्यारंभ, फिर उपनयन, फिर वेदारंभ, फिर केशांत, फिर समावर्तन, फिर विवाह, फिर लास्ट में अंत्येष्टि। ठीक है, तो ये हमारे 16 संस्कार हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा शासक राजा हैं जिनके अभिलेखों में, ठीक है, प्रियदर्शी या देवा नाम प्रिय से संबोधित किया गया है या नाम की जगह ये वर्ड लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अशोक,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हर्षवर्धन। ठीक है, तो अगर अभिलेखों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक के काल में मिले हैं। इस तरह से देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शिका, ये दोनों किसके हैं तो अशोक के लिए संबोधित किए जाते हैं। इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या सही है। आगे उत्तर हम लोगों का बी हो जाएगा। दिया है कि अशोक प्राचीन भारत में मौर्य वंश का राजा था। ठीक है, मौर्य राजवंश का राजा था। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, किसका, बिंदुसार का पुत्र था। अशोक को देवानाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी उल्लेख किया जाता है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। पूरे भारत को एक राजा के, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो जो ये है कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। अशोक को देवा नाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो पूरे भारत में चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट थे और इनको देवा नाम, प्रिय और प्रियदर्शी नामों से उल्लेख किया जाता था, संबोधित किया जाता था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम बिंदुसार। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? जो इंडिका पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हु वाज अ ऑथर ऑफ इंडिका? ठीक है, क्या है? हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? तो ऑप्शन नंबर ए है कि प्लूटोर्स, ऑप्शन नंबर बी है जस्टिन, ऑप्शन नंबर सी है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर डी है मेगास्थनीज। ठीक है, तो इंडिका जो हम लोगों को अगर देखा जाए तो ये एक दार्शनिक की पुस्तक है जो भारत के इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इंडिका के जो लेखक हैं वो कौन है? इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। आइए आगे देखते हैं कुछ। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में, और सिकंदर जो थे ये कहाँ से आए थे? तो सिकंदर जो है कि मिडिल ईस्ट से आए थे। ठीक है, तो ये दोनों लोग एक ही समय के हैं। ठीक है, समकालीन का मतलब होता है इन दोनों लोगों का समय सेम था। ठीक है, लगभग सेम था। तो सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक जो आए थे उनका कुछ नाम है। ठीक है, निरियाकस, ओनेसिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज। और यही मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, जिनके विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य, जो इंडिका नामक पुस्तक है उसके में अगर देखा जाए तो मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। इन विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक इंडिका है मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है या स्रोत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक शाहनामा का लेखक कौन है? चलिए, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? ठीक है, उत्वी, ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी,
ऑप्शन नंबर सी अलू अलबर्नी, ऑप्शन नंबर डी बर्नी। ठीक है, तो शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो चलिए शाहनामा के लेखक हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें फिरदौसी। फिरदौसी साहब हैं जो कि शाहनामा इन्होंने लिखा था। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिसके लेखक फिरदौसी साहब हैं। इस ग्रंथ में ईरान पर अरबी फतह, जो ईरान देश है उस पर अरब का फतह किया था सन 636 ईसा पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। ठीक है, अलबुर्नी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ एवं विचारक था। ठीक है, लेकिन अगर शाहनामा की बात की जाए तो कौन लिखे हैं? फिरदौसी साहब लिखे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया? ठीक है, गुरु नानक देव जो थे, जो सिख धर्म के पहले गुरु हुए, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी है गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर सी है गुरु हर राय और ऑप्शन नंबर डी है गुरु अंगद। ठीक है, तो अब बताइए कि जो गुरु नानक देव थे वो अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किए थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु अंगद देव। ठीक है, आइए आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। ठीक है, 10 गुरुओं के नाम नीचे दिए गए हैं। तो गुरु नानक ने अपने गुरु अंगद को, ठीक है, गुरु नानक ने गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे, जबकि गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु अमरदास सिख पंथ के एक महान विचारक थे। ठीक है, अमरदास जो थे वो क्या थे? विचारक थे। ठीक है, आइए तो 10 गुरुओं के नाम हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे गुरु नानक देव, दूसरे नंबर पर गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरु अंगद। फिर तीसरे नंबर पे गुरु अमर, फिर चौथे नंबर पे गुरु रामदास, फिर 5वें नंबर पे गुरु अर्जुन, फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे गुरु हरि गोविंद, फिर उसके बाद 7वें नंबर पे गुरु हर राय, फिर 8वें नंबर पे गुरु हर कृष्ण, फिर 9वें नंबर पे गुरु तेग बहादुर, फिर 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ना, इन्होंने ये प्रथा ही समाप्त कर दी गुरु वाली, और उनके जगह पे सिख धर्म की जो बुक होती है उसे लाके रख दिया, और वो बुक ही अब गुरु का काम करती है, रास्ता दिखाने का काम करती है। फिर यहाँ से गुरु के पद क्या हुए? समाप्त कर दिए गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? ठीक है, खुसरो वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्पायर? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, यहाँ प्रथम कर दीजिए। ठीक है, तो ये किसके पुत्र थे? कौन? खुसरो। अगर देखा जाए तो खुसरो जहांगीर के पुत्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर के पुत्र थे। आइए कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं।
देखिए ऑप्शन नंबर बी है, मुगल बादशाह जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बना। जब अकबर मरा तो जहांगीर शासक बना, ठीक है। और इसी जहांगीर का नाम था सलीम, ठीक है। और सलीम अकबर ने अपने बच्चे का नाम एक गुरु थे उनके नाम पे रखा है, सलीम चिश्ती के नाम पे, ठीक है। यद्यपि सर्वप्रथम जहांगीर के पुत्र खुसरो ने स्वयं को शासक घोषित कर लिया, मतलब अभी जहांगीर जीवित ही था, उसके पहले ही स्वयं को शासित घोषित कर लिया था। उससे नाराज हो गया कौन? जहांगीर। और खुसरो से क्या हुआ? युद्ध कर बैठा और खुसरो को मार दिया, ठीक है। परंतु जहांगीर द्वारा उसे मरवा दिया गया, ठीक है। जब ये अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर लेता है तो जहांगीर जो है नाराज हो जाते हैं और वो इनको मरवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद शाहजहां 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहे, ठीक है। फिर शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद की स्थापना की और आगरा के स्थान पर इसे राजधानी बनाया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये किस सन में पारित किया गया था, ठीक है। तो 1753, 1757, 1764 और 1773। अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान की पीछे से होती है, मतलब यहीं से हम मानते हैं कि हमारा संविधान का निर्माण जो है यहीं से शुरू हुआ था। तो चलिए रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात की जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट की कब पारित हुआ था? तो ये 1773 में आया था, ठीक है। 1773 में इसकी स्थापना हुई थी या पारित हुआ था। आइए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। पास कब हुआ था? 73 को। लागू कब हुआ? 74 को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी का प्रावधान किया गया था, ठीक है। सर एलिजा एप्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो जो कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, बात की गई थी, ठीक है, उसमें जो जज थे, न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है, पहले थे। फिर उसके बाद दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लेना था, ठीक है। इस वजह से ये एक्ट आया था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर इसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका परिवर्तन था भारत की दृष्टिकोण से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? इन विच ईयर सती सिस्टम वाज अबोलिश बाय विलियम बेंटिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1825 AD, ठीक है, ईस्वी। और बी कह रहा है 1827 ईस्वी, सी कह रहा है 1829 ईस्वी और डी कह रहा है 1830 AD, ठीक है, ईस्वी। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अगर सती प्रथा की बात की जाए तो ये विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त हुआ था। और वो सन क्या था? तो वो सन था 1829। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आइए देखते हैं
ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। 4 दिसंबर 1819 माफ़ करिएगा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को बंगाल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। कहाँ? बंगाल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? विच मुगल एम्पायर इज नो बाय द नेम ऑफ रंगीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है फरुखसियर, ऑप्शन नंबर बी है रफ़ी उद दजात, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी है रफ़ी उद दौला, ठीक है, रफ़ी उद दौला। चलिए तो रंगीला नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह रंगीला, ये सभी जानते हैं। इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी है। रफ़ी उद दराजत की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह सईद बंधुओं की मदद से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। मोहम्मद शाह ने लंबे समय 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था, इसके अंदर योग्यता नहीं थी। योग्यता बहुत बार भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग अगर कुछ शासकों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे शासन थोपा गया है अयोग्यों के ऊपर, ठीक है। वह अपना अधिकतम समय पशुओं की लड़ाई देखने, वेश्याओं और मदिरा के बीच गुजारता था। अब सोचिए, जो राजा पशु की लड़ाई देखेगा या फिर वेश्याओं का नाच देखेगा या फिर उनके बीच में रहेगा, मदिरा का सेवन करेगा, बताइए वो राजा कितना योग्य हो सकता है अपने प्रजा के लिए, अपने साम्राज्य के लिए। इन्हीं कारणों से उन्हें रंगीला के उपनाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ठीक है, ये जो चार्ल्स का, ठीक है, आइए देखते हैं। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर सी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी है मिलिट्री रिफॉर्म्स। चलिए, वुड का जो घोषणा पत्र था, चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र था, ठीक है, डिस्पैच था, वो किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। एजुकेशन पॉलिसी इसमें बन के भारत के लिए आई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को ये जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक नियोजन प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। इसमें कितने थे? तो 100 अनुच्छेद, ठीक है। 100 आर्टिकल वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। वुड का जो घोषणा पत्र है उसे ही हम क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन थे और इसमें एलोब्रेशन भी आपको इसी के साथ मिला है। आप बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही सेशन मैं आपको कराता रहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।